फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, इन दोनों टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे। मान लीजिए काले रंग में है कालू और नीले रंग में है नीलू। कालू के ऊपर आरोप लगा है कि कालू ने नीलू की हत्या की है। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या हुआ कि क्या कालू ने नीलू की हत्या की है या नहीं की, यह हुआ आपका मेन क्वेश्चन। अब इस मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सबूतों की हेल्प लेंगे। सबसे पहला सबूत, जिस गन से हत्या की गई है वह गन कालू के घर पर मिली। इस सबूत से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हाँ कालू ने ही नीलू की हत्या की हो। तो यह सबूत जो है मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन यह मेन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है। इससे हम डायरेक्टली यह नहीं कह सकते हाँ कालू ने ही नीलू की हत्या की हो सकता है किसी व्यक्ति ने हत्या करने के बाद यह गन कालू के घर में फेंक दी हो। तो ये केवल मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, उसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा सबूत है, जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन किसी व्यक्ति ने कालू जैसे दिखने वाले व्यक्ति को नीलू के घर से निकलते हुए देखा। इस सबूत से भी संभावना बढ़ जाती है कि हाँ हो सकता है यह व्यक्ति कालू ही हो और इसने ही नीलू की हत्या की हो। तो यहाँ पर भी केवल संभावना बढ़ रही है, यह मेन क्वेश्चन को हेल्प कर रहा है यह सबूत, लेकिन यह उसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। हो सकता है यह व्यक्ति कोई और हो, दिखता कालू जैसा हो लेकिन हो कोई और, हो पीलू या फिर भूरा। अब तीसरा सबूत, जिस दिन हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले कालू और नीलू के बीच में बहस हुई थी। अब इस सबूत से भी संभावना बढ़ जाती है, हो सकता है गुस्से में कालू ने नीलू की हत्या कर दी हो। अब यह सबूत भी केवल मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, यह उसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। हो सकता है ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हों, इनके बीच में बहस होती रहती हो। तो ये सारे सबूत जो हैं, ये सभी फैक्ट्स जो हैं, ये मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, यह उनका डायरेक्ट आंसर नहीं है। यह सभी सबूत जो हैं, ये सभी फैक्ट्स कोर्ट को हेल्प करते हैं मेन क्वेश्चन को समझने में, पूरे केस को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और एक डिसीजन तक, एक निर्णय तक पहुंचने में। ये मेन क्वेश्चन जो है कि कालू ने नीलू की हत्या की है, ये सच बात है या झूठ बात है, यह कहलाता है आपका फैक्ट इन इशू। ऐसा फैक्ट जो कि इशू में हो, ऐसा फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में हो, विवादित फैक्ट। फैक्ट क्या है कि कालू ने नीलू की हत्या की है, ये सच बात है या झूठ बात है, ये फैक्ट जो है इशू में है या डिस्प्यूट में है। इसी को हम मेन क्वेश्चन कहेंगे, इसी को मेन फैक्ट कहेंगे, इसी को हम प्रिंसिपल फैक्ट कहेंगे। और मेन क्वेश्चन जो है, प्रिंसिपल फैक्ट जो है, मेन क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करने में जो फैक्ट्स हेल्प करते हैं उनको कहते हैं हम रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स कोर्ट को हेल्प करते हैं कि वह मेन इशू को, मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, पूरे के पूरे केस को समझ सकें, एक डिसीजन तक पहुंच सकें। आई होप आपके समझ में आ गया होगा फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस देख लेते हैं। फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट। द मेन फैक्ट और क्वेश्चन दैट द कोर्ट मस्ट डिसाइड। फैक्ट इन इशू मेन फैक्ट होता है, मेन क्वेश्चन होता है जो कि कोर्ट को डिसाइड करना होता है। रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट्स दैट हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड और प्रूव द फैक्ट इन इशू। इट इज़ नॉट द मेन फैक्ट इटसेल्फ। रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो कि कोर्ट को हेल्प करते हैं किसी भी फैक्ट इन इशू को समझने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। जैसे कि ऊपर ये जो रेलेवेंट फैक्ट हैं, यह हेल्प कर रहे हैं कोर्ट को यह डिसाइड करने के लिए कि कोर्ट को मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यह खुद में मेन फैक्ट नहीं होते, ये केवल मेन फैक्ट जो है, फैक्ट इन इशू जो है, उसको समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोर्ट को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिसाइडिंग द फैक्ट इन इशू लीड्स टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द केस। इट प्रूव्स और डिसप्रूव्स राइट और लाइबिलिटी। फैक्ट इन इशू डिसाइड हो जाता है तो इससे हमको केस का फाइनल वर्डिक्ट मिल जाता है। जैसे ऊपर फैक्ट इन इशू था, कालू ने नीलू की हत्या की है या नहीं की, या ये यदि यह डिसाइड हो जाता है, मान लीजिए यह डिसाइड हो जाता है हाँ इसने की है, तो हमें फाइनल वर्डिक्ट मिल जाएगा, कालू को सज़ा मिल जाएगी। रेलेवेंट फैक्ट जो है, दे हेल्प द कोर्ट टू रीच अ डिसीजन बट डू नॉट डिटरमाइन द आउटकम बाय देमसेल्व्स। रेलेवेंट फैक्ट कोर्ट को केवल हेल्प करते हैं डिसीजन तक पहुंचने में, ये खुद अपने आप में डिसीजन नहीं देते। जैसे ऊपर जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, कालू के घर पे गन मिलना, कालू जैसा व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखना, या फिर इनके बीच में बहस होना, ये डायरेक्टली खुद आउटकम नहीं दे रहे, ये केवल हेल्प कर रहे हैं कोर्ट को एक डिसीजन तक पहुँचने में। कोर्ट इन सारे सबूतों के आधार पर अपना फैसला दे सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट इन इशू आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़ के बीच का डिस्प्यूट जो है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है फैक्ट इन इशू। और रेलेवेंट फैक्ट जो है ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और एविडेंस फॉर द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के लिए कॉन्टेक्स्ट और एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ऊपर फैक्ट इन इशू के लिए ये सारे सबूत प्रोवाइड कराए गए थे, ये रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। ये इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। ये डायरेक्टली तो नहीं कह रहे कि हाँ कालू ने नीलू की हत्या की है, लेकिन ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, सबूत प्रोवाइड करा रहे हैं फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। फैक्ट इन इशू जो है एक पार्टी असर्ट करती है, एक डिनाई करती है। नीलू की पार्टी कहेगी कि हाँ कालू ने हत्या की है और कालू की पार्टी कहेगी नहीं की। और रेलेवेंट फैक्ट क्या है? इट इज़ द बेसिस ऑफ इन्फरेंसेस यूज्ड टू मेक कंक्लूजन अबाउट फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जो कंक्लूजन होता है, फैक्ट इन इशू को अनुमान लगाने के लिए जो आधार है वह रेलेवेंट फैक्ट है। इस पॉइंट को समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि हाँ कालू ने ही नीलू की हत्या की है, ये बात सच है। तो इस अनुमान पर पहुँचने का आधार जो था वह रेलेवेंट फैक्ट्स थे। देवर बेसिस ऑफ द इन्फरेंस। इन्फरेंस अनुमान को कहते हैं। इन्फ्रेंस अनुमान को कहते हैं। इस अनुमान का आधार जो है रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। किसी भी फैक्ट इन इशू के कंक्लूजन पहुँचने का जो अनुमान है उसका आधार रेलेवेंट फैक्ट है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को। फैक्ट इन इशू, इसका मीनिंग इट इज़ द मेन क्वेश्चन और द मेन पॉइंट दैट द कोर्ट्स नीड्स टू डिसाइड इन अ केस। ये मेन क्वेश्चन होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं। इट इज़ द सेंट्रल फैक्ट दैट इज बीइंग डिस्प्यूटेड और आर्ग्यूड अबाउट। ये सेंट्रल फैक्ट होते हैं। इट इज़ असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी। ये पॉइंट भी कवर हो गया। द कोर्ट्स डिसीजन डिपेंड्स ऑन वेदर द फैक्ट इज प्रूवन टू बी ट्रू और फॉल्स। इट्स एडजुडिकेशन रिजल्ट्स इन डिस्पोजल ऑफ द केस। कोर्ट का डिसीजन जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो फैक्ट इन इशू जो है यह सच साबित होता है या झूठ साबित होता है। कालू ने नीलू की हत्या की है, सच साबित होता है या झूठ साबित होता है। इस बात के ऊपर कोर्ट का डिसीजन डिपेंड करेगा। और जैसे ही ये बात फैक्ट इन इशू सॉल्व हो जाता है तो कोर्ट केस जो है डिस्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन जो है फैक्ट इन इशू की इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है। इसमें लिखा है इट मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स गोज ऑन टू प्रूव और डिस्प्रूव the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted by one party in a suit or proceeding and denied by the other। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, उसके ऊपर एक पार्टी ने अपना राइट एसर्ट किया है कि यह प्रॉपर्टी मेरी है, उसने अपना राइट एसर्ट कर दिया। तो फैक्ट इन इशू जो है इस राइट के एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिसप्रूव कर सकती है। सबूतों के आधार पर, रेलेवेंट फैक्ट्स के आधार पर फैक्ट इन इशू को सॉल्व किया जा सकता है कि रजिस्ट्री दिखा दी जाएगी, पोजेशन कब्जा दिखा दिया जाएगा। इस बेसिस पे उस पार्टी के राइट को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है। एक पार्टी इसको असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी इस राइट को डिनाई करेगी। वो कहेगी नहीं ये तो हमारी ज़मीन है, हमारे पास इसकी असली रजिस्ट्री है, हमारे पास कब्जा था। तो एक तरह से डेफिनेशन, ये सारे पॉइंट जो आपको रटने पड़ेंगे अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। कोई भी फैक्ट जो कि खुद में या फिर किसी और फैक्ट्स के साथ कनेक्शन में किसी भी ऐसे राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट को प्रूव या डिसप्रूव करता है, जो कि एक पार्टी द्वारा एसर्ट की जाती है और दूसरी द्वारा डिनाई की जाती है। नेक्स्ट आपका रेलेवेंट फैक्ट्स। पहले इसका मीनिंग, दीज आर द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड और डिसाइड द मेन क्वेश्चन फैक्ट इन इशू इन अ केस। यह वह फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी भी कोर्ट को हेल्प करते हैं किसी फैक्ट इन इशू या फिर मेन क्वेश्चन को समझने में या उसे डिसाइड करने में। दे आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू इन सम वे बट आर नॉट द मेन इशू देमसेल्व्स। ये फैक्ट इन इशू से किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं। जैसे गन कालू के घर पे मिलना, यह गन हत्या में शामिल थी, यह फैक्ट इन इशू से किसी तरह से रिलेटेड थी। लेकिन गन कालू के घर पे मिलना ये खुद में मेन इशू नहीं था। मेन इशू था कि कालू ने नीलू की हत्या की है या नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, सपोर्ट, एक्सप्लेनेशन टू द मेन क्वेश्चन बट आर नॉट देमसेल्व्स द मेन इशू बीइंग डिस्प्यूटेड। यह जो है मेन क्वेश्चन को, फैक्ट इन इशू को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेलेवेंट फैक्ट्स मेक इट ईजियर फॉर द कोर्ट टू फिगर आउट द ट्रूथ ऑफ द केस। रेलेवेंट फैक्ट जो है कोर्ट के लिए आसान कर देते हैं जिससे कि वह केस की सच्चाई पता लगा सके। डेफिनेशन जो है रेलेवेंट फैक्ट की वह सेक्शन 3 में दी गई है। इसमें कहा गया है व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट
in any of the ways referred in the provisions of this act relating to the relevancy of facts। ये सभी रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन जो है कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है रेलेवेंट फैक्ट की। इसमें केवल यह कहा गया है कि ऐसे सभी फैक्ट्स, वन फैक्ट इज रेलेवेंट टू द अदर व्हेन वन इज कनेक्टेड टू द अदर इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 to 55। इसमें केवल ये कहा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से 55 के अंतर्गत जिस तरह के फैक्ट्स रेलेवेंट बताए गए हैं केवल वही रेलेवेंट माने जाएंगे। जैसे किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट का कॉज है तो वह रेलेवेंट होगा, या फिर कोई फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट का इफेक्ट है तो वह रेलेवेंट होगा। तो इस सेक्शन में जिस जिस तरह के फैक्ट्स रेलेवेंट बताए गए हैं उनको रेलेवेंट माना जाएगा। ये डेफिनेशन में कहा गया है। व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। सेक्शन 6 से 55 जो है ये सारे जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को कवर करते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। डेफिनेशन अगर एग्जैक्ट लिखनी हो तो ये रट लेना, बाकी मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। एविडेंस किस किस चीज़ का दिया जा सकता है कोर्ट में। एविडेंस में बी गिवन ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड ऑफ नो अदर्स। किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में एविडेंस सबूत जो है केवल फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स का दिया जा सकता है। इनके अलावा कोई और फैक्ट होगा उसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई भी सबूत एडमिसिबल नहीं है। केवल फैक्ट इन इशू का आप सबूत दे सकते हो और रेलेवेंट फैक्ट्स का को साबित करने के लिए सबूत दे सकते हो। इनके अलावा कोई और सबूत दोगे वह मान्य नहीं है, ये सेक्शन 5 कहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हमने मर्डर का केस देख लिया। इसमें फैक्ट इन इशू मेन क्वेश्चन क्या था, वेदर कालू किल्ड नीलू और नॉट। रेलेवेंट फैक्ट्स क्या थे, जो कि कह सकते हैं अदर कनेक्टेड फैक्ट्स क्या थे। मोटिव, कालू एंड नीलू हैड अ हीटेड आर्गुमेंट अ डे बिफोर नीलू वॉज किल्ड। दिस सजेस्ट कालू माइट हैव हैड अ रीजन टू हार्म नीलू। जिस दिन नीलू मरा था उससे एक दिन पहले उन दोनों के बीच में एक काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी, तो इससे सजेस्ट हो सकता है कि हाँ कालू के पास कोई रीज़न हो नीलू को हार्म करने का। दूसरा, वेपन, द गन यूज्ड इन द मर्डर वॉज फाउंड इन कालूज हाउस। दिस कनेक्ट्स कालू टू द क्राइम वेपन। मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई थी, बंदूक इस्तेमाल हुई थी, वह कालू के घर पर पाई गई। यह एक तरह से कालू को क्राइम वेपन से, गन से कनेक्ट करता है। तीसरा था विटनेस, अ नेबर सॉ समवन हु लुक्ड लाइक कालू लिविंग नीलूज हाउस एट नाइट। दिस स्ट्रेंथन्स दिस सस्पिशन। किसी पड़ोसी ने जिस दिन कालू की हत्या हुई उस रात नीलू के घर से निकलते हुए कालू जैसे किसी व्यक्ति को देखा था, ऐसा व्यक्ति जो कि कालू जैसा दिख रहा हो। इससे हमारा शक और गहरा हो जाता है। तो ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। दीज फैक्ट्स हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड वेदर कालू कुड हैव कमिटेड द मर्डर और नॉट। ये सारे फैक्ट्स जो हैं, रेलेवेंट फैक्ट जो हैं, कोर्ट को मदद करते हैं यह समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कालू ने मर्डर किया होगा या नहीं किया होगा। दीज फैक्ट्स डोंट डायरेक्टली आंसर द मेन क्वेश्चन। यह फैक्ट जो डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहे, हाँ कालू ने 100% ये कर मर्डर किया है, ये केवल बट दे हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एंड डिसाइड द मेन क्वेश्चन। ये केवल कोर्ट को सारा का सारा सिनेरियो जो है, सारा का सारा केस जो है उसको समझने के लिए हेल्प करते हैं कि क्या हुआ होगा, जिससे कि वह मेन क्वेश्चन को डिसाइड कर सके। एक और एग्जांपल लिखना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच केस, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का केस। इसमें फैक्ट इन इशू हो गया, मेन क्वेश्चन हो गया, डिड रोहन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। मान लो रोहन और किसी क्लाइंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रोहन को कुछ सामान डिलीवर करना है किसी, मान लीजिए 10 दिन के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर क्लाइंट ने जो है वह एसर्ट किया होगा कि रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच किया है, इसने 10 दिन के अंदर सामान की डिलीवरी नहीं की। यहाँ पर फैक्ट इन इशू मेन क्वेश्चन क्या हुआ कि क्या रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है अपना प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं करके। यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हुए, अदर कनेक्टेड फैक्ट्स कौन से हुए। पहला हुआ फैक्ट्री क्लोजर, रोहन्स फैक्ट्री वॉज क्लोज बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट लॉकडाउन। दिस माइट एक्सप्लेन वाई ही कुडंट डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। ऐसा हो सकता है, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का लॉकडाउन था, जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से रोहन की फैक्ट्री बंद हो गई, इस वजह से वह अपने गुड्स जो है टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया। तो इसमें रोहन की तो कोई गलती नहीं थी, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया होगा, इससे तो इस बात की संभावना निकलती है। दूसरा, पास्ट बिहेवियर, इन द पास्ट रोहन हैज़ डिलीवर्ड गुड्स लेट बिफोर। दिस कुड शो दैट मे बी रोहन इज़ ऑफन लेट एंड इट्स हिज फॉल्ट। इस रेलेवेंट फैक्ट से क्या पता लगता है कि पहले भी रोहन जो है काफ़ी लेट डिलीवरी करता था, उसके गुड्स जो है
काफ़ी लेट पहुंचते थे, तो हो सकता है इसमें रोहन की गलती हो। ये भी रेलेवेंट फैक्ट हो गया। एक और क्या हुआ, एक्सटेंशन एग्रीमेंट। रोहन एंड हिज क्लाइंट हैड अ व्हाट्सएप एक्सचेंज वेयर द क्लाइंट एग्रीड टू गिव रोहन मोर टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ देयर वॉज एन एग्रीमेंट फॉर मोर टाइम ही डिडंट एक्चुअली ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। हमें एक और रेलेवेंट फैक्ट पता लगा कि रोहन जो है और उसका क्लाइंट जो है उनके बीच में व्हाट्सएप पे बात हुई। व्हाट्सएप पे बात में क्लाइंट ने कहा कि 10 दिन हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन और ले लीजिए, मान लीजिए आप टोटल 15 दिन ले लीजिए, इसमें आप डिलीवरी कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके बीच में व्हाट्सएप पे एक्सचेंज हो चुका है, व्हाट्सएप पे बात हो चुकी है। तो यहाँ से पता लगता है कि रोहन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया, इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया था टाइम को बढ़ाने का। तो ये सभी रेलेवेंट फैक्ट है जिससे पता लगता है कि क्या कहते हैं कि रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है या नहीं किया। इस बात को डिसाइड करने में ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हेल्प करेंगे। ऑल दीज फैक्ट्स हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड वेदर रोहन रियली डिड ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग डेट और इफ देयर वर गुड रीजंस फॉर इट। ये सभी फैक्ट्स हेल्प करते हैं कोर्ट को समझने के लिए कि रोहन ने सच में ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था या फिर कुछ ऐसे रीज़न थे जिसमें रोहन की कोई गलती नहीं थी। These facts don't answer the main question directly, but they help the court to decide। ये फैक्ट जो हैं मेन क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहे, लेकिन कोर्ट को हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हाँ रोहन ने सच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था या फिर कोई और कारण थे। तो ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। इन नोट्स की PDF फाइल जो है वह आपको मिल जाएगी वेबसाइट www.desillb.com पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्विक रिवीजन के लिए, जल्दी रिवीजन हो जाए आपका, तो आप उस वेबसाइट से ले सकते हैं।